हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान और आज अध्याय 2 वैद्युत विभव की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वैद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है और साथ ही में कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं। तो उसमें हमारा जो आंसर आया था वो था 1/4πε0 Q/R, यानी किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव होता है 1/4πε0 Q/R। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत आवेश, तो वहाँ पे हम वस्तु जो आपका जो बिंदु है वो दो जगह यानी कि दो स्थान पे हो सकता है। पहला आपका अच्छी स्थिति पे और दूसरा होता है निरक्षी स्थिति पे। जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में, उसी तरह से हम यहाँ पे वैद्युत विभव की भी गणना करेंगे। एक बार जो आपका बिंदु है अच्छी स्थिति में रख के और एक बार निरक्षी स्थिति में रख के। तो हमारा पहला टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी वैद्युत द्विध्रुव की अगर हम अच्छी स्थिति में कोई बिंदु लेते हैं तो वहाँ पे वैद्युत विभव कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। यदि दो विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे गए हों तो इस प्रकार जो हमारा संरचना होता है उसको वैद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एक -Q है और एक +Q है, यानी कि दोनों परिमाण में बराबर हो, बस विपरीत आवेश हो। ठीक है, इनके बीच मान लेते हैं कि हम यहाँ पे दूरी लेते हैं 2L दूरी लेते हैं। इनका मध्य बिंदु ये O है, O जो है इनका मध्य बिंदु है। तो जब ये बिंदु A पे है और ये B पे है, अब O जो है A और B का मध्य बिंदु है, यानी A और B के बीच में है और ये दूरी जो है 2L है कुल, यानी A और B के बीच की दूरी 2L है। तो O से A की दूरी होगी L, यहाँ पे आपका हो जाएगा L, और O से B की दूरी भी L हो जाएगी, तो ये दूरी हो गया L। अब यहाँ से यानी कि द्विध्रुव से कुछ दूरी पे हम एक बिंदु P ले लेते हैं। ये हमारा बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव की गणना करना है। ये बिंदु P पर हमको इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि O से P की दूरी जो है वो R है, यानी O से P की दूरी कुल है आपकी R। ठीक है, अब O से P की दूरी यदि R है तो यहाँ पे आप सीधे सीधे A से P की दूरी भी निकाल सकते हैं। तो A से P की दूरी कितनी होगी, अब देखिए O से P की दूरी R है और O से A की दूरी L है, यानी ये पूरी दूरी R है और इतनी दूरी L है। तो अगर हमको A से P की दूरी निकालना हो तो यहाँ पे कर देंगे R - L, तो ये हो गया। और इसी तरह से हमको B से P की दूरी निकालना है तो R और प्लस ये L जोड़ देंगे, यानी कि R + L हो गया आपके B से P की दूरी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो मान लेते हैं कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव है वो V1 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे V1। तो इसके लिए फार्मूला होता है आपका 1/4πε0। मैंने इस पिछली वीडियो में किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है उसके लिए फार्मूला बताया था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे +Q है +Q बटे दोनों आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है AP लिख सकते हैं।
या V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0। अब देखिए AP जो है कितना आपका R-L, ये हो गया R-L, ठीक है। अब इसी तरह से हम इस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो है विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो मान लेते हैं कि ये V2 है, तो यहाँ भी आपका ये फार्मूला होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि हमारा जो आवेश है वो माइनस Q है, तो यहाँ रखना होगा आपको माइनस Q बटे में ये BP हो जाएगा। तो आपका V2 बराबर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे, अब देखिए BP कितना है R+L। अब ये तो रहा आपका एक बार प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, फिर माइनस Q है, यानी कि जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी उसी तरह से यहाँ भी एक बार प्लस Q आवेश के कारण और एक बार माइनस Q आवेश के कारण हमने निकाल दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब कुल यानी कि बिंदु P पर टोटल अगर हमको निकालना है तो वहाँ पे हम जिस तरह से दोनों तीव्रता को जोड़ देते थे वही काम यहाँ पे करेंगे कि दोनों के विभव को जो है जोड़ देंगे। यानी यहाँ लिख सकते हैं आप बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि V हो जाएगा, तो V बराबर होगा V1 प्लस V2। चूंकि ये जो हमारा वैद्युत विभव है, मैंने बताया था आपको कि वैद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है, यानी इसमें की दिशा की जरूरत नहीं होता है, इसको हम सामान्य तरीके से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V1 हमारा कितना है, इसको लिख लेंगे, तो V1 है हमारा 1/4πε0 और Q बटे R-L। अब देखिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे, लेकिन ये V2 जो है हमारा माइनस में है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस में ही लिख देते हैं 1/4πε0 Q बटे R+L, ठीक है। या V बराबर हो जाएगा, अब यहाँ से Q बटे 4πε0 हम कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/R-L और यहाँ पे बचेगा 1/R+L, ठीक है। या V बराबर हो जाएगा आपका Q बटे 4πε0, यहाँ पे एलसीएम करेंगे दोनों का, तो नीचे होगा आपका R-L R+L। तो जब R-L से इसमें भाग देंगे तो ये R-L कट जाएगा, बचेगा इधर R+L। फिर इधर से R+L से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा R-L। या V बराबर हो जाएगा Q बटे 4πε0, यहाँ से जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो R+L, ये माइनस हो जाएगा R, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा L बटे में, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक फार्मूला होता है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, A+B सर्वसमीका होता है, A-B बराबर होता है A² - B², ये जो होता है एक सर्वसमीका होती है। तो यहाँ पे देखिए एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R² - L²। या V बराबर हो जाएगा Q बटे 4πε0, यहाँ से देखिए R से R जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 2L बटे R² - L², ठीक है। ये हो गया आपका वैद्युत विभव। V बराबर हो गया Q, यानी ये जो आपका द्विध्रुव है, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर ये हमारा वैद्युत विभव निकल गया। V बराबर Q बटे 4πε0 2L बटे R² - L²। अब इसको आप थोड़ा सही करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू 2QL बटे R² - L², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब V बराबर हो गया 1/4πε0 2QL बटे R² - L²। लेकिन V बराबर 1/4πε0, ये जो आपका 2QL है यहाँ पे लिख सकते हैं आप P बटे R² - L²। अब P क्यों,
आपने पिछले लेसन में यानी पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है उसका बल आघूर्ण उसको P से निरूपित करते हैं और P बराबर होता है 2QL। ये होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण। ठीक है, इसको स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर 2QL। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं P। ठीक है, अब ये हो गया V बराबर 1/4πε0 P/r² - L²। अब यहाँ पे एक विशेष स्थिति ले लें। वो विशेष स्थिति क्या होगी कि मान लेते हैं कि L जो है R से बहुत ही छोटा है। ठीक है, यानी कि ये जो L है O से A की या चाहे O से B की दूरी है जो L है, चूंकि हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2L जो है बहुत ही द्विध्रुव का निर्माण तभी होगा जब समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब बहुत ही नज़दीक रखा जाता है, तब वहाँ पे उस संरचना को द्विध्रुव बोला जाता है। अब चूंकि ये 2L बहुत ही छोटा होगा इसलिए L भी बहुत ही छोटा होगा, यानी कि L जो है R की अपेक्षा मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ पे R² L² को R² के सापेक्ष नगण्य मान लेंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से अब L² को छोड़ देंगे, तो आपका V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P/r²। ये जो होगा आपका किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विभव V बराबर 1/4πε0 P/r² वोल्ट। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। यानी कि यदि हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी वस्तु कोई बिंदु लेते हैं, वहाँ पे वैद्युत विभव क्या होगा। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में यानी कि चैप्टर 1 में आप लोगों को अच्छी और निरस्थीय स्थिति के बारे में बता दिया था। तो अगर आपने हमारी पिछली वो वीडियो न देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ये -Q और यहाँ से 2L दूरी पर है +Q। ठीक है, इनके बीच की दूरी जो है वो है 2L। मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु O है, तो O से B की दूरी L होगी और O से A की दूरी भी L होगी। पहले की तरह हमने इसको कर दिया। अब इससे बाहर यानी कि निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु हम ले लेते हैं P। अब इस बिंदु P पर इस द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव है इसकी गणना हमको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, P से A को मिला देते हैं और P से B को मिला देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से एक लंबार्धक खींच देते हैं O पर। अब चूंकि एक लंबार्धक है तो इसलिए ये जो होगा आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक समकोण बन गया OPB और POB और POB, यानी कि यहाँ पे हम दो समकोण बन गए POB और POA। ठीक है, मान लेते हैं कि O से P की दूरी जो है R है, यहाँ से जो है ये R दूरी पर है। अब यहाँ पे चूंकि त्रिभुज POB समकोण है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है,
अब ये चूंकि समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे आपका देखिए इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये कर्ण जो होगा बीपी होगा, बीपी का वर्ग बराबर होगा लंब का मतलब हो गया ओपी, ओपी वर्ग प्लस ओबी वर्ग। तो बीपी वर्ग बराबर हो जाएगा ओपी का मतलब हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओबी का मतलब हो गया एल, यानी कि बीपी बराबर हो जाएगा आपका कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आपका एपी स्क्वायर बराबर एपी बराबर भी हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि ये दूरी जो हो गई आपकी निकल गई कड़ी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गई कड़ी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसको मान लेते हैं कि V1 है, V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R, सॉरी इनके बीच की दूरी कितना है यहाँ पे BP, यहाँ पे आप लिख सकते हैं BP। ठीक है, अब यहाँ से पहले एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ BP बराबर क्या दिया है आपका AP, यानी कि BP और AP जो है यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसको V2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपान, इनके बीच की दूरी क्या है AP है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि AP बराबर है BP के, तो यहाँ पे हम BP लिख सकते हैं, यानी कि V2 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान, यहाँ पे हम लिख सकते हैं BP। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए हमने प्लस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश, यानी कि दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर जो है हमने वैद्युत विभव की गणना कर ली। अब इस द्विध्रुव के कारण हमको बताना है, यानी कि कुल जो है P पे वैद्युत विभव बताना है, तो उसके लिए हम दोनों को जोड़ देंगे उसी तरह से जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, जोड़ते थे, बस अंतर इतना है कि वहाँ पे हम दिशा को भी लेते थे, उसमें हमको दिशा का भी, यानी कि वहाँ पे अक्ष लेना पड़ता था। क्यों? क्योंकि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो एक सदिश राशि थी, इसलिए वहाँ पे दिशा का भी ध्यान देना था, इसलिए वहाँ पे अक्ष बनाने होते थे। लेकिन यहाँ ये जो है आपका वैद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है, यानी यहाँ हमको दिशा से मतलब नहीं है, इसको सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं बिंदु P पर कुल विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। अब देखिए यहाँ पे V1 कितना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे BP, V2 कितना आपका देखिए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे BP, यानी कि यहाँ पे देखिए ये दोनों जो हैं बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे BP, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे BP, यानी कि दोनों कट के कितना हो जाएंगे 0। ठीक है, यानी द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु का विभव शून्य होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे V बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण जो विभव होगा वो क्या होगा 0 होगा, यानी वहाँ पे कोई विभव नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। साथ ही में अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।